Hello students, welcome back to CG Shiksha. I am Tarannum, your English educator from CG Shiksha, and today in this class we are going to read our last poem from your Hornbill book. So आज के इस क्लास में हम आपके हॉर्नबिल बुक का लास्ट पोएम जो कि है हमारा फादर टू सन, जिसको एलिजाबेथ जेनिंग ने लिखा हुआ है, वो हम कंप्लीट करने वाले हैं। इसके बाद आपके 11th हॉर्नबिल का जो सिलेबस है वो ओवरऑल पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा स्टूडेंट्स। एंड आई होप सो कि ये जो आपका लास्ट पोएम है ये आपको बहुत अच्छा भी लगेगा और अच्छे से समझ में भी आएगा। जैसे कि पहले हम हमारे पोएम का टाइटल मीन्स हमारे पोएम का जो नेम है फादर टू सन वो डिस्कस कर लेते हैं। फादर टू सन, अब इस पोएम में ठीक है एक फ़ादर अपने बेटे को क्या बोलना चाहते हैं, या फिर हम ये समझ सकते हैं कि एक फ़ादर के अंदर क्या फीलिंग होती है अपने सन को लेकर के। इस पोएम में हमको वही बताया गया है कि इस पोएम में हमको ये भी दिखाया गया है कि फ़ादर और एक सन के बीच में एक बीटर सा रिलेशनशिप मतलब उन दोनों के बीच में कुछ कड़वाहट आ जाती है। जैसे कि नॉर्मल फादर एंड सन रहते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं। फादर जो रहते हैं वो अपने बेटे को, अपने सन को जो है वो गाइड करते हैं कि इसके बाद तुमको आगे क्या करना है अपने लाइफ में, कैसे अपने लाइफ को सर्वाइव करना है एंड ऑल दैट, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन इस पोएम में हमको बताया गया है कि एक फादर और एक सन के बीच में जो उनका रिलेशनशिप है वो अच्छा नहीं रहता, उसमें थोड़ी सी कड़वाहट, थोड़ी सी बिटरनेस आ जाती है। और ये जो फीलिंग है जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया, यही फीलिंग को एलिजाबेथ जेनिंग ने एक पोएम के तौर पे हमको रिप्रेजेंट किया है इस पोएम फादर टू सन में। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग हम। आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड दो वी हैव लिव्ड टुगेदर नाउ। अब यहाँ पे आई कौन है? यहाँ पे आई जो है वो है फादर जो है वो अपने बेटे को बोल रहे हैं दिस चाइल्ड, ठीक है। अब कोई भी जो फादर होंगे, जो भी पापा लोग होंगे, अपने बच्चे को क्या बोलेंगे? माई चाइल्ड बोलेंगे। लेकिन इसी से हमको पता चल रहा है कि दिस चाइल्ड, ये जो फादर है वो बोल रहा है कि दिस चाइल्ड, ये चाइल्ड, ठीक है। वो ये नहीं बोल रहे हैं कि माई चाइल्ड, वो बोल रहे हैं कि दिस चाइल्ड। तो फर्स्ट लाइन से ही हमको ये पता चल जा रहा है कि फादर और एक सन के बीच में कितनी ज़्यादा यहाँ पे बिटरनेस हमको शो की जा रही है। तो यहाँ पे आई जो है वो फादर है और वो बोल रहे हैं कि आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड दो वी हैव लिव्ड टुगेदर नाउ इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स। जो फादर हैं वो बोल रहे हैं कि मैं नहीं समझ सकता इस बच्चे को, जबकि हम लोग एक ही घर में एक साथ रहते हैं। जब से वो जो चाइल्ड है वो पैदा हुआ है तब से लेकर के वो अपने फादर के साथ एक ही घर में रहता है, लेकिन उसके फादर खुद बोल रहे हैं कि मैं नहीं समझ सकता इस बच्चे को, जबकि हम दोनों काफ़ी टाइम से, जब से वो बॉर्न हुआ है, जब से वो पैदा हुआ है तब से लेकर के आज तक हम एक ही घर में रहते हैं, फिर भी मैं अपने बच्चे को नहीं समझ पा रहा हूँ। आई नो nothing of him, so try to build up a relationship from how he was when small. अब आगे उसके फादर बोल रहे हैं कि वो अपने बेटे के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। आई नो नथिंग ऑफ हिम मतलब मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ, ऐसा एक फादर अपने सन को कह रहे हैं। सो ट्राई टू बिल्ड अप अ रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ ही वॉज व्हेन स्मॉल। और आगे हमको ये भी शेयर कर रहे हैं कि वो कोशिश कर रहे हैं एक रिलेशनशिप को बिल्ड करने का, मतलब एक नए रिश्ते को बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं। और वो याद करने की कोशिश करते हैं कि उनका बेटा जब छोटा था, ठीक है, तो वो कैसा था। ये सारी चीज़ें वो क्या कर रहे हैं? मेमोराइज कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। येट हैव आई किल्ड द सीड आई स्पेंट और शोन इट वेयर द लैंड इज हिज एंड नॉन ऑफ माइन। अब यहाँ पे देखिए वो जो फादर हैं वो एक एग्ज़ाम्पल से, ठीक है, एक एग्ज़ाम्पल से कंपेयर करते हुए अपना सिचुएशन बता रहे हैं। और वो फादर बोलते हैं कि हैव आई किल्ड द सीड आई स्पेंट और शोन इट वेयर द लैंड इज हिज एंड नॉन ऑफ माइन। मतलब जिस ज़मीन पे मैंने बीज उगाया था, ठीक है, क्या मैं उसको ही भूल गया हूँ? जो चीज़ मैंने खुद बोया था क्या मैं वो चीज़ भूल गया हूँ? और वो जो ज़मीन है पूरी की पूरी उसकी है, ना कि मेरी है, ठीक है। बोलने का मतलब ये बताना चाह रहे हैं वो कि मेरा जो खुद का बच्चा है, जो फादर है वो अपने सन के बारे में ही समझाते हुए बोल रहे हैं कि मैंने अपने बेटे को कहीं मैं ही तो नहीं भूल गया हूँ, ठीक है। वो मेरा ही सन है, मेरा ही खून है, उसके अंदर मेरा ही ब्लड है, तो क्या मैं अपने ही बच्चे को भूल गया हूँ?
और जो पूरी की पूरी जो ज़मीन है, मतलब उसकी जो लाइफ है वो सिर्फ उसी की है। क्या उसके लाइफ पे मेरा कोई राइट नहीं है, मेरा कोई अधिकार नहीं है? ऐसा एक फादर जो है वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि जो मेरा चाइल्ड है, मेरा जो बेटा है, क्या मैं उसको भूल चुका हूँ, या फिर उसकी जो लाइफ है वो सिर्फ उसकी है, मैं उसके लाइफ में कोई नहीं, कुछ नहीं बोल सकता? क्या मेरी उसकी लाइफ में मेरी कोई राइट्स नहीं हैं? वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, देयर इज़ नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर। और वो आगे ये बता रहे हैं कि जब मैं और मेरा बेटा एक दूसरे से बात करते हैं तो हम लोग एक अजनबी की तरह, एक स्ट्रेंजर की तरह बात करते हैं, और हम दोनों के बातचीत में कहीं पे किसी भी तरह की कोई समझदारी नहीं होती है। ठीक है, एक फादर अपने सन और अपने बीच का रिलेशनशिप हमको बता रहे हैं कि वो अपने बच्चे से जब बात करते हैं तो ऐसा उनको लगता है कि मानो वो किसी अजनबी इंसान से बात कर रहे हैं, और उन दोनों के बातचीत में किसी भी तरीके की कोई भी अंडरस्टैंडिंग, कोई भी समझदारी नहीं होती है। दिस चाइल्ड इज़ बिल्ट टू माई डिज़ाइन, येट वॉट ही लव्स आई कांट शेयर। अब वो बोल रहे हैं कि दिस चाइल्ड इज़ बिल्ट टू माई डिज़ाइन, बोलने का मतलब ये है कि ये जो उनका बेटा है, फिर से अगेन वो यहाँ पे माई चाइल्ड नहीं बोल करके फिर से इंडिकेट कर रहे हैं कि दिस चाइल्ड, ये जो बच्चा है वो मेरा ही डिज़ाइन है, मतलब उस पर मेरा ही ब्लड है, वो मेरा ही एक अंश है। लेकिन फिर भी मुझे नहीं पता कि उसको क्या चीज़ें पसंद हैं, और उसको वो चीज़ें पसंद है या क्या चीज़ें नहीं पसंद है, ये चीज़ अगर मैं नहीं जानता हूँ तो ये चीज़ मैं शेयर भी नहीं कर सकता दूसरों के साथ। जैसे कि हमारे फादर को हमारे बारे में सारी चीज़ें पता होती कि हमको क्या करना पसंद है, क्या करना नहीं पसंद है, लेकिन इस पोयम में हमको क्या बताया जा रहा है? बिटरनेस बताया जा रहा है। इसलिए वो जो फादर है वो बोल रहा है कि हाँ, मैं इस बात पे मानता तो हूँ कि वो मेरा ही डिज़ाइन है, मीन्स उसके अंदर मेरा ही ब्लड है, मेरा ही खून है, और वो मेरा ही अंश है, लेकिन मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ कि उसको क्या चीज़ें पसंद है। तो मैं वो लोगों के साथ में कैसे शेयर करूँगा, कैसे बांटूँगा ये बातें कि मेरे बेटे को ये चीज़ें पसंद है, ये चीज़ें नहीं पसंद है। ठीक है, देन साइलेंस सराउंड्स अस, आई वुड हैव हिम prodigal returning to his father's house, the home he knew, rather than see him make and move his world। अब वो आगे बता रहे हैं कि साइलेंस सराउंड्स अस, मतलब जब वो दोनों एक साथ होते हैं तो उनके बीच में, उनके सराउंडिंग में, उनके आसपास, उनके चारों ओर क्या रहती है? सिर्फ साइलेंस रहती है, सिर्फ शांति रहता है। मीन्स उन दोनों एक दूसरे से बातचीत नहीं करते हैं, हो सकता है कि एक दूसरे से उनका ठीक से कम्युनिकेशन नहीं होता होगा। इसलिए फादर जो है वो बोल रहे हैं कि जब हम दोनों एक साथ होते हैं तो हमारे चारों ओर सिर्फ साइलेंस होता है। और आगे अब है तो उनके फादर ही, तो आगे का जो लाइन है वो उनके फादर का ही बताया जा रहा है कि आई वुड हैव हिम प्रोडिगल। प्रोडिगल मीन्स क्या होता है? कोई ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करता है। तो वो अपने बेटे को ही बोल रहे हैं कि हाँ, मैं जानता हूँ कि जो मेरा सन है, जो मेरा बेटा है, वो प्रोडिगल है, मतलब बिना सोचे समझे कहीं पे भी पैसे खर्च कर देता है। लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि वो वापस से अपने फादर के घर पे आ जाए, वो घर, जो घर वो जानता है कि वो घर उसका है, rather than see him make and move his world। और वो नहीं चाहते हैं कि उनका बेटा इस दुनिया में इधर उधर कहीं भी भटकता रहे। इसलिए भले ही वो प्रोडिगल है, बहुत पैसे खर्च करने वाला है, फिर भी वो क्या करे? अपने घर पे आ जाए, वो घर जो सिर्फ और सिर्फ उसका है। I would forgive him too, stepping from sorrow a new love। और फिर आगे उसके फादर ये भी बोल रहे हैं कि मैं अपने बेटे को क्या कर दूंगा? माफ़ कर दूंगा, और उसके बाद क्या करूंगा? शौरों से लेकर के न्यू लव तक, मतलब उदासी से लेकर के नए प्यार तक एक नया शेप, एक नए आकार दूंगा अपने रिश्ते को। मतलब एक फादर और एक सन के बीच का जो रिलेशनशिप होता है उसको वो बोल रहे हैं कि मैं क्या करूंगा? उसको, जो हमारा रिश्ता जो एकदम उदासी वाला है, जहां हम दोनों एक दूसरे से बातचीत नहीं करते, एक दूसरे को समझते नहीं है, उस रिश्ते से बाहर निकाल कर हमारे इस रिश्ते को एक नए प्यार वाले रिश्ते में ढाल दूंगा। ऐसा एक फादर का कहना है अपने सन से। देन फादर एंड सन, वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब एंड द सेम लैंड, ही स्पीक्स। ओके, तो फादर एंड सन मतलब जो उसके फादर हैं और उनका जो बेटा है, दोनों एक साथ रहते हैं, एक ही ग्लोब के अंदर रहते हैं, एक ही लैंड के अंदर रहते हैं, मतलब एक ही घर के अंदर रहते हैं। ठीक है, दोनों के दोनों एक ही जगह पे रहते हैं। ही स्पीक्स, अब यहाँ पे ही कौन है? ही है उनका बेटा, ठीक है, वो सन,
वो बोलता है ही स्पीक्स आई कैन नॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ वाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रिप। अब वो उनका जो सन है, उनका बेटा है, वो बोल रहा है कि मुझे खुद समझ नहीं आता, मैं अपने आप को नहीं समझ पाता हूँ कि क्यों उदासी की वजह से मेरे अंदर से कोई गुस्सा झलकता है। ठीक है, कभी कभी होता है कि हम भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं, बहुत ज़्यादा सैड होते हैं, तो वो जो परेशानी रहती है गुस्से के तौर पे बाहर आती है। ठीक है, उसी तरीके से उनका जो बेटा है वो बोल रहा है कि मैं अपने आप को ही नहीं समझ पाता हूँ कि मेरी उदासी की वजह से मैं क्यों इतना ज़्यादा गुस्सा करने लग जाता हूँ। We each put out an empty hand, longing for something to forgive। अब आगे उनका बेटा बोल रहा है कि हम दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं एक एम्प्टी हैंड से, मतलब एक खाली हाथ, एक साइड से उनके फादर आगे बढ़ा रहे हैं और दूसरे साइड से उनका बेटा आगे बढ़ा रहा है, और उन दोनों के दोनों ये कोशिश कर रहे हैं कि हम दोनों क्या करेंगे, एक खाली हाथ आगे बढ़ाएंगे ताकि उनका जो डिज़ायर है, उनका जो लॉन्गिंग है, ठीक है, लॉन्गिंग मीन्स डिज़ायर, इच्छा, ठीक है, फादर भी चाहते हैं कि वो अपने बच्चे से क्या कर ले, अच्छे से रिलेशनशिप बिल्ड कर ले, और उनका बेटा भी यही चाहता है कि मैं अपने फादर के साथ एक अच्छे से पेश आऊँ, एक अच्छे रिलेशन में रहूँ। तो लास्ट में उनका जो सन है वो बोलता है कि हम दोनों के दोनों एक दूसरे की तरफ एम्प्टी हैंड आगे कर रहे हैं ताकि हम सब कुछ भुला करके, ठीक है, एक दूसरे को माफ़ करके और सारी पुरानी बातें भुला करके अपना जो लॉन्गिंग है, अपनी जो इच्छा है उसको क्या कर सके, पूरी कर सके। और उनका डिज़ायर क्या रहता है, उनका डिज़ायर ये रहता है कि जैसे इस वर्ल्ड में बाकी जो फादर एंड सन रहते हैं, एक दूसरे के बीच में, उनके बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, एक दूसरे का केयर करते हैं, एक दूसरे के साथ एंजॉयमेंट करते हैं, वो भी उसी तरीके से रहना चाहते थे। तो ये जो पोयम था, फादर एंड सन के बीच में जो बिटरनेस थी, ठीक है, एक जो कड़वाहट था, उसको यहाँ पे शो करता है। और ये पोयम में सिर्फ इतना ही बताया गया है, और लास्ट में हमको ये भी बताया गया कि हाँ, फादर जो थे वो, उनको ये भी पता था कि उनका बेटा जो है वो इतना ज़्यादा प्रोडिगल है, फिर भी उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार थे, और उस सन को भी पता था कि उनके फादर के साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है, तो वो भी कोशिश करना चाहता था कि मैं अपने फादर के साथ में अच्छे से रहूँ। सो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हम इस पोयम का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। So the question number first is, does the poem talk of an exclusively personal experience or is it fairly universal? Okay, हमने अभी जो पोयम पढ़ा है, हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आपने अभी जो पोयम पढ़ा, क्या वो पोयम एक पर्सनल एक्सपीरियंस को बता रहा है या फिर ये एक सच्चाई है। ठीक है, सो ये क्या है, and the answer is the poem discuss a fairly universal experience concerning the relationship between पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। ये जो पोयम अभी हमने पढ़ा, एक्चुअल में वो एक फैक्ट है, एक सच्चाई है कि कैसे एक पेरेंट्स और एक चाइल्ड, ठीक है, मीन्स हमारे पेरेंट्स और हम खुद उनके चाइल्ड, हमारे बीच में जो कभी कभी क्या हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, या फिर हम बोल सकते हैं जनरेशन गैप बोल सकते हैं, कि कभी हमको लगता है कि नहीं हमारे पेरेंट्स जो है हमको गलत कह रहे हैं, हमारे पेरेंट्स को कभी कभी लगता है कि नहीं हमारे बच्चे जो हैं गलत कह रहे हैं। ये जनरेशन गैप के वजह से होता है। तो ये क्या है, आपका एक यूनिवर्सल फैक्ट है, एक सच्चाई है जो मोस्टली कई पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच में ये इशू, ये प्रॉब्लम होता है। द पोएम डिस्कसेस द communication gap and how neither of them understand what the other is thinking। ये जो पोयम था, इस पोयम में हमको ये पता चला कि एक पेरेंट्स और एक चाइल्ड के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप होता है, और ये कम्युनिकेशन गैप किसके वजह से आता है, जनरेशन गैप के वजह से। ठीक है, जैसे कि हमारे ही मम्मी पापा कभी कभी हमको डांट देते हैं कि नहीं बेटा आप लोग नहीं समझ रहे हैं एंड ऑल दैट, और हमको लगता है कि नहीं यार हमारे मम्मी पापा हमको नहीं समझ रहे हैं, तो ये चीज़ होता है। ठीक है, तो इस पोयम में हमने क्या पढ़ा, कम्युनिकेशन गैप, जो मैंने अभी आपको बोल के बताया, यही कम्युनिकेशन गैप होता है कि पेरेंट्स को लगता है बच्चे नहीं समझ रहे हैं और बच्चों को लगता है कि पेरेंट्स नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, और दोनों के दोनों मीन्स पेरेंट्स और चाइल्ड के बीच में अंडरस्टैंडिंग जो है वो ख़त्म होने लगती है, और एक दूसरे का जो थिंकिंग रहता है वो नहीं मिलता है। तो हमसे जो क्वेश्चन पूछा था कि क्या ये पोयम पर्सनल एक्सपीरियंस है या फिर ये क्या है, एक फेयरली यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो येस इट इज़ अ यूनिवर्सल ट्रूथ, ये एक सच्चाई है जो मोस्टली पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच हमको देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ इज़ द फादर्स हेल्पलेसनेस ब्रॉट आउट इन द पोएम। किस तरीके से इस पोएम में
जो फादर का हेल्पलेसनेस था, जो मजबूरी थी, वो बाहर आई। ठीक है, मतलब फादर खुद चाहते थे ना कि उनके सन के साथ उनकी रिलेशनशिप अच्छी रहे, तो वो किस तरीके से हुई। एंड द आंसर इज द फादर्स हेल्पलेसनेस इज एम्फसाइज्ड बाय द डिपिक्शन ऑफ हिज इमोशनल स्ट्रगल। ही इज अवेयर ऑफ द इशू एंड वॉन्ट्स टू सॉल्व इट, बट ही इज अनेबल टू डू सो। इस पोयम में हमने देखा कि जो फादर हेल्पलेसनेस थी वो किस तरीके से पता चली, उनके इमोशनल स्ट्रगल की वजह से। इमोशनल स्ट्रगल मीन्स वो बहुत ज़्यादा भावुक थे और वो बहुत कोशिश कर रहे थे कि किसी भी तरीके से उनके बेटे के साथ उनका रिश्ता जो है वो अच्छे से हो जाए। ठीक है, वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स को लेकर के अवेयर भी थे, उनको पता था कि ये सारे प्रॉब्लम्स की वजह से उनके बेटे के साथ उनका रिलेशनशिप जो है वो अच्छा नहीं है, तो वो बहुत कोशिश भी करते थे, बट ही इज़ अनेबल टू डू सो। लेकिन वो ठीक मतलब वो कर नहीं पाए थे ठीक दोनों के बीच के रिश्ते को। ही bemoans द फैक्ट दैट his son has become a stranger to him। और उनके फादर को ये भी लगता था कि हाँ, उनका जो बेटा है उनके लिए एक अजनबी की तरह है। ही रिग्रेट्स द लैक ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड एंड प्रॉपर कम्युनिकेशन विथ हिज estranged son and his wishes to start over and rebuild their relationship। और ये सारी बातें फादर को पता होने के बाद भी वो इस बात के लिए रेडी थे कि मैं अपने सन को क्या कर दूंगा, फॉरगिव कर दूंगा, माफ़ कर दूंगा और एक नई शुरुआत करूंगा, ताकि हम दोनों के बीच का जो रिश्ता है वो अच्छे से हो जाए और हम लोग एक नई शुरुआत कर सकें। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द फ्रेजेस एंड लाइन्स दैट इंडिकेट डिस्टेंस बिटवीन फादर एंड सन। इस पोयम में कुछ लाइन्स हैं जिस लाइन के थ्रू हमको ये पता चल रहा है कि एक फादर और एक सन के बीच में बहुत डिस्टेंस है। ठीक है, बहुत दूरियां हैं। तो उन लाइन्स को हमको यहाँ पे आंसर में लिखना है। तो वो लाइन कौन कौन से हैं? लाइन एंड फ्रेजेस दैट शो डिस्टेंस बिटवीन फादर एंड सन आर, वो लाइन है आपके फर्स्ट तो ये है आपका लैंड इज हीज एंड नॉन ऑफ माइन, ज़मीन उसकी है और मेरा कुछ भी चीज़ नहीं है। हिम प्रोडिगल रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस, उनको पता था कि उनका बेटा प्रोडिगल है, बहुत पैसे खर्च करने वाला है, लेकिन फिर भी वो चाहते थे कि वो अपने फादर के घर में आ जाए। और थर्ड लाइन हमने पढ़ा था सी हिम मेक एंड मूव हिज वर्ल्ड। ठीक है, मतलब वो जो भी करना चाहता है वो तो कर ही लिया, लेकिन वो वापस से अपनी वर्ल्ड पे, अपनी दुनिया पे आ जाए, मीन्स अपने घर पे आ जाए। पुट आउट एन एम्प्टी हैंड, मतलब दोनों क्या कर रहे थे, एक दूसरे की तरफ खाली हाथ आगे बढ़ा रहे थे। तो ये कुछ लाइंस है जिसके थ्रू हमको पता चलता है कि फादर और सन के बीच में काफ़ी डिस्टेंस है, दूरियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डज द पोएम हैव अ कंसिस्टेंट राइम स्कीम। ठीक है, इस पोएम में क्या कंसिस्टेंट राइम स्कीम है? राइमिंग स्कीम पता है आपको, राइमिंग वर्ड, तो राइम स्कीम है या नहीं है? द पोएम हैज़ अ राइम स्कीम बट इट इज़ इनकन्सिस्टेंट। हाँ, पोएम में राइम स्कीम तो है लेकिन वो इनकन्सिस्टेंट है, मतलब वो कंसिस्टेंसी उसमें नहीं है, वो इनकन्सिस्टेंट है। द राइम स्कीम वेरी स्लाइटली बिटवीन स्टैंजर्स, और जो राइम स्कीम है वो किस के बीच में है? स्टैंजास के बीच में है। तो ये कुछ आपके पोएम से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके बुक में गिवन थे स्टूडेंट्स, तो हमने वो भी देख लिया। और जैसे कि हमको पता ही है कि ये आपके हॉर्नबिल बुक का लास्ट पोएम है, एंड आई होप सो स्टूडेंट्स कि आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आया होगा और इसके प्रीवियस सारे क्लासेस भी आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड थैंक यू सो मच।